Hello students, Saurabh Pandey this side again with you for Science and Tech discussions. So साइंस एंड टेक का जो पेपर था वो कह सकते हैं कि आपका मॉडरेट पेपर ही था। और हाँ, दो तीन क्वेश्चन कह सकते हैं कि वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द ब्लू कह सकते हैं। But yes, it was overall a moderate paper. So those of you who found their difficulty in other papers, they can say that science and tech could have been a easy paper or could have been a moderate paper. इसके कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि इट वाज लाइक अ केक वॉक और लो हैंगिंग फ्रूट्स कह सकते हैं इसको। तो बहुत ही आसान पेपर तो नहीं कहेंगे, लेकिन यस मॉडरेट जरूर कह सकते हैं। बट कंपेरेबल टू अदर टॉपिक्स और अदर सब्जेक्ट्स इट वाज गुड वन, इट वाज अ बैलेंस पेपर। सो एक एक करके डिस्कशन तो करेंगे, बट एट द सेम टाइम वील ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज कि पेपर कहाँ से आया है, क्या पढ़ना चाहिए, और आगे अगर आपको पेपर देना है तो किस तरीके से हमें आगे के लिए बिल्कुल अटेंटिव रहना है और किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें फोकस करना पड़ेगा। राइट, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में आप देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सो विल बिगिन विद नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, so you can see this is the question on Walbachia method. Yes, Walbachia method is sometimes talked about with reference to the following. तो क्या क्या है इसमें देखें हम लोग, which of the following. So option A, controlling the viral diseases spread by mosquitoes, converting crop residues into packing material. C, producing biodegradable plastics. And D, producing biochar from thermochemical conversion of biomass. सो स्टूडेंट्स, ये जो वॉल्बैचिया मेथड है ये काफी न्यूज में था, और काफी तो नहीं कह सकते, बट इट वाज देयर इन द न्यूज। क्यों न्यूज में था, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये था कि अगर हम मॉस्किटोज के कारण जो डिजीजेस फैलती हैं तो उसमें हम उपाय क्या करते हैं? देखो, उपाय ये करते हैं कि ठीक है, मॉस्किटोज को की ब्रीडिंग को रोकने का उपाय करेंगे, मॉस्किटोज को किल करने का उपाय करेंगे। बट somebody in the scientist community started raising the questions that कि क्या हम अगर सारे मॉस्किटोज को दुनिया से खत्म कर दें, इट विल बी गुड? क्या ये जो हमारा बायोडाइवर्सिटी बैलेंसिंग हो पाएगा क्या? तो क्या मॉस्किटो का बायोडाइवर्सिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? है, कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है। बिकॉज मॉस्किटोज, जो मेल मॉस्किटोज होते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन। इसके अलावा हर चीज का बायोडाइवर्सिटी में अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। सो बट हाउ कैन वी स्टॉप द डिजीजेज एज वेल एज मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो? कैसे मेंटेन किया जा सकता है? उसी की रिगार्डिंग बायो वॉल्बैचिया मेथड है। वॉल्बैचिया मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग मॉस्किटो की एक ब्रीड को इंजेक्ट करते हैं मॉस्किटोज वेराइटी में, सो दैट ये जो ब्रीड होता है ये वायरल डिजीज को नहीं फैलाता। वायरल डिजीज इससे फैलता नहीं है। तो कौन कौन से टाइप की वायरल डिजीज की बात होती है? लाइक जीका, जीका वायरस नहीं फैलाता ये, ठीक है। डेंगू नहीं फैलाता ये। तो इस तरह के जो वायरसेस वगैरह है ये नहीं फैलते वॉल्बैचिया मॉस्किटो से। तो वॉल्बैचिया मेथड क्या होता है कि पहले मॉस्किटो का जो पॉपुलेशन होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्बैचिया मॉस्किटोज को हम इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो वॉल्बैचिया पॉपुलेशन है वो ज्यादा होता जाता है, और जो वाइल्ड मॉस्किटोज हैं जिससे कि वायरल डिजीज फैलता है वो कम होता जाता है। धीरे धीरे ये पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज करता रहेगा। तो इफ आई टेल यू लाइक दिस कि देखो, ये एक पॉपुलेशन सैंपल हमने लिया, और इस पॉपुलेशन सैंपल में हमने एक वॉल्बैचिया मॉस्किटो हमने, सॉरी, एक पेयर हमने इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि ये इंक्रीज करता रहेगा, और 1 से 4, और इसके बाद 4 से 8, ऐसे ऐसे करके इंक्रीज होता रहता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब एक पॉपुलेशन के अंदर वॉल्बैचिया ही ज्यादा मिलेगा और बाकी काफी कम मिलेंगे। सो दैट वे जो वाइल्ड मॉस्किटोज होता है इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि ये डोमिनेंट स्पीसीज की तरह काम करता है। दैट इज वाई ये वॉल्बैचिया की पॉपुलेशन को बढ़ा देगा और वायरल डिजीज को भी खत्म कर देगा। So in this, our correct option will be controlling the viral disease spread by mosquitoes. Okay. Now, next question. Aerial metagenomics best refers to which of the following situations? देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आप सबने नहीं सुना होगा, बट यस दिस क्वेश्चन कैन बी डन। इसको हम कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करो तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। बट मैं नहीं कहता कि कंप्लीटली एलिमिनेशन मेथड के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, बट यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो एरियल मेटाजिनोमिक्स है, एरियल मेटाजिनोमिक्स में हम यहाँ पे एरियल वर्ड और मेटाजिनोमिक्स इसको हम एनालिसिस करते हैं। एरियल का मतलब समथिंग रिलेटेड टू एयर, और मेटा, मेटा मीन्स लार्ज, मेटा मीन्स लार्ज। तो मेटा लार्ज हो गया,
और जीनोमिक्स, जीनोमिक्स मीन रिलेटेड टू जीन्स, राइट? तो एयर, लार्ज एंड जीन्स, राइट? नाउ कम टू द ऑप्शंस. कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो. पहला ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ ए हैबिटेट. एवियन का मतलब ऑब्वियसली जो बर्ड स्पीसीज है. सी, यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स. And D, sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from from uh, from land surfaces and water bodies. सो सी, ये जो ऑप्शंस हैं इसमें चालाकी क्या की गई है कि हर एक ऑप्शन में एयर का कहीं ना कहीं कुछ रोल आ रहा है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है. लेकिन अब आप एरियल, दैट मीन्स एयर, लार्ज एंड जीनोम, इसका आप एक कलेक्शन देखो, इसका कॉम्बिनेशन करके देखो. तो कलेक्टिंग डीएनए, डीएनए वर्ड तो आपका ऑप्शन ए में आ रहा है. ठीक है, जीनोमिक्स एंड डीएनए वर्ड सिर्फ आपका ऑप्शन ए में आ रहा है. सो दैट मेक्स आवर ऑप्शन ए अ प्रोमिनेंट कैंडिडेट फॉर आवर करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट बन सकता है हमारे करेक्ट ऑप्शन के लिए. बी, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ हैबिटेट. ऑप्शन बी में भी जेनेटिक वर्ड आ रहा है, तो ये भी एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट बन सकता है. यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल. ब्लड सैंपल्स कैन बी फॉर जीन्स, कैन बी फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, बट जीन सैंपल कलेक्शन के लिए ब्लड सैंपल कलेक्शन कोई जरूरी नहीं होता. डी, क्योंकि जीन का अगर हमें सैंपल चाहिए तो वी कैन फाइंड द जीन सैंपल फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट नेसेसरली ब्लड सैंपल्स. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो सकता है. D, sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surfaces and water bodies. तो ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जीन्स की बात नहीं हो रही. दिस इज अबाउट कलेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स. तो अब हमारा जो फाइट है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में है, राइट? तो अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में आपका चूज करना है, राइट? अब इसके बाद हम लोग आते हैं एरियल मेटाजेनोमिक्स है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखो, एरियल मेटाजेनोमिक्स क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग जीन सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर कल्चर की आवश्यकता होती है. वी नीड अ प्रॉपर कल्चर, वी नीड अ प्रॉपर मीडियम. बट एरियल मेटाजेनोमिक्स में यहाँ पे कोई प्रॉपर कल्चर, प्रॉपर मीडियम की आवश्यकता नहीं है. वी कैन कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द एयर. हम लोग एयर से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. ये मतलब होता है एरियल मेटाजेनोमिक्स का. ओके. दूसरा ये है कि जो हम सैंपल कलेक्ट करेंगे इसमें बेसिकली हम करते क्या है, तो हम लोग जीन सीक्वेंसिंग को देखते हैं. जो जीन सीक्वेंसिंग है उसको हम स्टडी करते हैं और स्टडी करके हम लोग स्पीसीज का पता लगाते हैं. ये सब काम होता है एरियल मेटाजेनोमिक्स में. सो दैट वे यहाँ पे प्रॉपर एक सैंपल की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉपर कल्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एयर से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. सो दैट वे आवर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. बट यस, एलिमिनेशन मेथड में आपके पास 50-50% का चांस तो बन ही जाता है, और अगर आपको थोड़ा सा और नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे. सो दैट वे आवर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस. हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें, और बी ऑप्शन ऑब्वियसली गलत हो गया. बट ये जो क्वेश्चन है, आई कैन रेट दैट दिस क्वेश्चन वाज कंपैरेटिवली टफ. थोड़ा सा टफ था आप लोगों के लिए. अगर आप न्यूज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे तो आप कर सकते थे, एंड इफ यू हैड स्किप्ड दिस न्यूज तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाता. वोल्बेचिया मेथड का शायद मैंने आंसर नहीं दिया था. तो वोल्बेचिया मेथड का जो आंसर होगा ऑप्शन ए है इसका, कन्वर्टिंग द वायरल डिजीज, सॉरी, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज. तो मॉस्किटोज की तरह जो वायरल डिजीजेज होता है उसको फैलने से रोकना. ये था आपका ऑप्शन ए करेक्ट इसमें. इसमें भी ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अब ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, तो डीएनए वाले क्वेश्चन से आपके दो आ चुके हैं. सो डीएनए वाले देखो, ये जो टॉपिक होता है जनरली आप देखेंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी बहुत कम फोकस किया जाता है. बट यस, इससे क्वेश्चंस हर साल आते हैं आपको, और जब इसके क्वेश्चंस आएंगे आपको तो आप कर नहीं पाओगे. सो देयरफॉर नाउ ऑनवर्ड्स यू मस्ट मेक इट इन माइंड कि ये जो टॉपिक है आपका बायोटेक का, वो आपको बिल्कुल फोकस करना है और अच्छे से फोकस करना है. Microsatellite DNA is used in the case of which one of the following? Option A, studying evolutionary relationship among various species of fauna, stimulating stem cells transform into diverse functional tissues, promoting clonal propagation of horticulture plants, and D, assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in a population.
अब देखो यहाँ पे ना तो एलिमिनेशन मेथड लग पाएगा इस क्वेश्चन में, अगर आप माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में जानते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट नो अबाउट माइक्रो सैटेलाइट डीएनए यू कैन नॉट डू द क्वेश्चंस। व्हाट इज माइक्रो सैटेलाइट डीएनए? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए एक जीन सीक्वेंस का एक पार्ट होता है। जनरली एक पेयर से लेके 6 पेयर तक का ये पार्ट होता है, जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। कहाँ पे रिपीट करेगा? जनरली पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ये रिपीट होता जाता है। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं? जनरली हम लोग जो कई बार जो विवाद हो जाते हैं ना कि किसका बच्चा है, या फिर कई बार ये विवाद हो जाता है कि ये पता लगाओ कि हमारा जो लाइक पूर्वज है वो कौन है। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग माइक्रोसैटेलाइट डीएनए यूज करते हैं, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि कौन सा जीन सीक्वेंस बार बार रिपीट होता जा रहा है, उससे पता करते हैं। समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द क्रिमिनल्स एंड क्राइम्स के बारे में पता करने के लिए इसको यूज भी किया जाता है। सो दैट इज हाउ माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज यूज। So now again we come back to the question answers. Studying evolutionary relations among various species of fauna. अब ये वाला जो ऑप्शन है इससे आपको डायरेक्ट तो पता नहीं लग रहा कि क्या कहना चाह रहा है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना, तो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की बात तो कह रहा है कि मतलब अलग अलग टाइप के जो स्पीसीज हैं फौना स्पीसीज, तो मतलब जो एनिमल स्पीसीज हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज। स्टेम सेल ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज, इसकी बात नहीं कर रहा कि स्टेम सेल्स लाइक अगर कोई स्टेम सेल है वो कैसे हाथ पैर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी बात तो नहीं कर रहा है। प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट, इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली। असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन अ पॉपुलेशन, इट इज नॉट आल्सो टॉकिंग अबाउट द ड्रग ट्रायल्स एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, कि किसी भी ड्रग्स का, दवाई का कितना ज्यादा उसका यूज होता है, उसका क्या एफिकेसी है, क्या उसका बेनिफिट है, कितना उसका इफेक्ट आ रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। सो इन दिस केस अगेन आवर ऑप्शन ए विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा, सॉरी, ऑप्शन ए। ओके, नाउ अगेन हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. Option 1, carbon fibers are used in the manufacture of components used in automobiles and aircraft. And option second है carbon fibers once used cannot be recycled. कार्बन फाइबर भी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है स्टूडेंट्स। क्यों न्यूज में रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि कार्बन फाइबर जो होता है काफी लाइट वेट का होता है, और लाइट वेट होने के साथ ही ज्यादा स्ट्रांग भी होता है ना। कार्बन फाइबर की आजकल तो गाड़ियां, मजबूत गाड़ियां भी बनाने की बात हो रही है। कार्बन फाइबर का खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत कार्बन फाइबर की यह है कि काफी लाइट वेट होने के कारण, जैसे अगर आजकल जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बैटरी हम यूज करते हैं, ये बैटरी का बहुत ज्यादा जो पावर है, एनर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ हैवी कार का जो वेट होता है उसको मैनेज करने में चला जाता है। तो वाई कांट वी डू दिस थिंग कि अगर हम कार की स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना, बिना कार की स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज किए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कार की जो मजबूती है उसको मेंटेन रखें और काफी हल्का बना दें उसको? कैन वी डू दिस थिंग? यस वी कैन डू। तो हाउ वी कैन डू दिस थिंग? बाय यूजिंग कार्बन फाइबर्स। कार्बन फाइबर बनाते कैसे हैं? देखो, कार्बन फाइबर को डेवलप करने का एक तरीका होता है कि हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं, और ग्रेफाइट से हम लोग कार्बन फाइबर को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखो ग्रेफाइट से? तो इसके लिए क्या होता है, कार्बन फाइबर के लिए हम लोग ग्रेफाइट का एक रेशा बनाते हैं ऐसे, है ना। और इस रेशे में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे करके इसका हम लोग जैसे रस्सी बनाते हैं ना, ब्रेडिंग कर देते हैं, ब्रेडिंग, मल्टीपल ब्रेडिंग कर देंगे, तो इससे क्या होगा, काफी मजबूत हो जाता है ये। सो दैट इज हाउ दिस कार्बन फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग मटेरियल। फिर कार्बन फाइबर है नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग, वैसे ग्रेफाइट तो कंडक्टिंग होता है बट ये नॉन कंडक्टिंग होता है। और टेम्परेचर का इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ का, मतलब इसमें टेम्परेचर का, हीट का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, काफी मजबूत भी होता है और काफी लाइट वेट भी है। सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड पर्टिकुलर इन दोज एरियाज वेयर लाइट वेट इज रिक्वायर्ड। कार्बन फाइबर वाली साइकिलें भी आती है ना, कार्बन फाइबर की जो साइकिल्स होती है काफी लाइट वेट साइकिल होता है, तो इसको माउंटेनियरिंग एडवेंचर वगैरह के लिए इसको काफी यूज भी किया जाता है। नो, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट, बिल्कुल सही है। एयरक्राफ्ट में लाइट वेट की रिक्वायरमेंट है, ऑटोमोबाइल में लाइट वेट की रिक्वायरमेंट है हमें, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो वहां पे कार्बन फाइबर को हम लोग यूज करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट यू कैन सी कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो कार्बन फाइबर एक बार आपने यूज कर लिया तो उसके बाद रिसाइकल नहीं हो सकता। ये ऑप्शन पार्शियली सही है और पार्शियली गलत भी है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? बिकॉज कि कार्बन फाइबर्स को रिसाइकल करना बहुत मुश्किल काम है, इट इज नॉट इजी वर्क। बट
ऐसा भी नहीं कि रिसाइकल नहीं हो सकता, आजकल फिर से कार्बन फाइबर को रिसाइकल करने की बात की जा रही है, कार्बन फाइबर कैन बी रिसाइकल्ड। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कार्बन फाइबर को जो हम रिसाइकल करते हैं तो ये ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि इसका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस इट इज मोर कॉस्टलियर। सो दैट इज वाई कार्बन फाइबर को अभी तो रिसाइकल करना इतना फिजिबल नहीं है। बट ये भी नहीं है कि कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इट कैन बी रिसाइकल्ड बट इट इज नॉट फिजिबल बिकॉज इट बिकम्स कॉस्टली। दैट इज वाई, अदरवाइज बिल्कुल एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे देना कि कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये गलत है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन गिवन अबव इज और आर करेक्ट? इन दिस केस वी कैन से कि ओनली ऑप्शन वन इज करेक्ट, सिर्फ ऑप्शन वन करेक्ट है, टू आपका ऑप्शन गलत है, राइट? टू ऑप्शन गलत है, एंड बोथ वन एंड टू नीदर वन, सो ओनली ऑप्शन वन विल बी करेक्ट, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस। फॉलोइंग एक्शंस की बात कर रहा है, तो एक्शन को आपको ध्यान में रखना है, राइट? स्टेटमेंट नहीं, एक्शन को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश ऑब्लिक कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। तो जब भी कार का क्रैश होता है एयर बैग्स उसी टाइम डिप्लॉय हो जाते हैं, एयर बैग्स खुल जाते हैं। सेकेंड है डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। तो जैसे ही लैपटॉप का फ्री फॉल होता है ग्राउंड की तरफ, हार्ड ड्राइव उसका इमीडिएट शट ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। थर्ड, डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। ठीक है, तो जैसे आप स्मार्टफोन को टर्न करते हैं ना, टर्न करते ही उसका जो पोर्ट्रेट जो होता है, मतलब पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप मोड में उसका डिस्प्ले चेंज हो जाता है। ये होता कैसे, कैसे स्मार्टफोन को पता लगता है कि टर्न हो रहा है, कैसे गाड़ी को पता लग जाता है कि अब कोलिजन हो गया तो हमें अब पैसेंजर को बचाने के लिए हमें ओपन करना चाहिए एयर बैग्स को। और ये कैसे पता लगता है एक स्मार्टफोन को, सॉरी ये लैपटॉप को, कि अब फ्री फॉल हो रहा है तो हार्ड ड्राइव को इमीडिएट बंद करो तो डेटा करप्ट हो जाएगा, ये कैसे पता लगता है? तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसको कहते हैं एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर है क्या कि इमीडिएट मोशन को या इमीडिएट स्टॉप को मेजर करता है। जैसे अगर एक बॉडी मूव कर रही है बहुत तेजी से और अचानक रुक रुक जाए, तो तेजी से मूव करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट अचानक उससे रुक गया तो ये भी एक्सीलरेशन होता है। और अगर कोई रुका हुआ बॉडी है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है और अचानक से चलना स्टार्ट कर दे तो वो भी एक एक्सीलरेशन है, इसको मेजर किया जाता है। तो इसको मेजर करने के लिए एक हम लोग मैकेनिज्म यूज करते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मैकेनिज्म, ये आसानी होता है। तो इसको आसानी से मेजर किया जा सकता है, और मेजर जैसे ही पता लगता है कि यस अचानक से रुका या अचानक से ये चलना स्टार्ट हो गया तो एक्सीलरेशन काम में आ जाता है, और इसी को मेजर करने वाली चीज को हम कहते हैं एक्सीलरोमीटर, राइट? तो इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर रिक्वायर्ड? कहां कहां पे एक्सीलरोमीटर की रिक्वायरमेंट होगी? ओनली वन, सिर्फ वन में नहीं है, तीनों में ही है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल थ्री, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ओके, now we come to the next question. With reference to the role of biofilters in recirculating aquaculture system, consider the following statements. First, biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish food. Second, biofilters convert ammonia present in fish waste to nitrate. And third, biofilters increase phosphorus as न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। ये भी क्वेश्चन आपका शायद देखा हुआ ना हो, तो इसको मैं भी एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा सा आप एनालिसिस करके यहाँ भी आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले समझे बायो फिल्टर है क्या। लेकिन बायो फिल्टर के बारे में अगर आपको नहीं भी पता है तो साथ में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायो फिल्टर्स इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। एक्वाकल्चर कहाँ पे, जहां पे फिश को रखा जाता है ना? तो एक्वाकल्चर सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फूड। तो अगर जो अनईटन फिश फूड को हम रख देंगे, वहीं रहने देंगे एक्वाकल्चर में ही, तो वहां पे वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट वे इट मे किल और इट मे मेक आवर फिशेस इन्फेक्टेड। तो हमारी फिशेस को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। बायोफिल्टर्स उसके लिए हम यूज करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो बायोफिल्टर्स आर यूज्ड फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फूड, ये भी सही है आपका। सेकंड, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। देखो ये जो अमोनिया होगा, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट, तो अमोनिया को हमें रिमूव करने की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि वाटर में अगर अमोनिया का कंटेंट ज्यादा है तो धीरे धीरे एल्कल ब्रूम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब एल्गी प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब एल्गी प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन है आपके वाटर का, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले
अमोनिया प्रेजेंट होगा, अमोनिया प्रेजेंट होने से फिर वो ऑक्सीजन कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देता है। जब ऑक्सीजन कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देगा तो धीरे धीरे फिशेज की डेथ होने लग जाएगी, क्योंकि फिशेज को सर्वाइवल के लिए वाटर में ऑक्सीजन चाहिए। सेम यही काम तो हम लोग उस पॉन्ड में भी देखते हैं। जहां पर भी आप देखेंगे कि कोई पॉन्ड है, मान लो कोई तालाब है, स्टैटिक वाटर का कोई ऑब्जेक्ट ले लो, छोटा सा तालाब, बड़ा तालाब नहीं, छोटा सा कोई तालाब है, वहां पे देखते होंगे काई जमी रहती है। तो कैसे काई जम जाती है? मान लो कोई बर्ड मर गया, गिर गया पानी में, और वो वहीं पे सड़ गया, तो धीरे धीरे वहां पे नाइट्रेट प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है। नाइट्रेट के कारण वहां पे धीरे धीरे अमोनिया प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और अमोनिया जो होता है वो धीरे धीरे वहां पे एल्गल ब्लूम करना स्टार्ट कर देता है। जब एल्गी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहां पे, और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो अंदर ही अंदर वाटर के फिशेज है, चाहे और भी एनिमल्स है, उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण कि वो धीरे धीरे जो तालाब होता है पूरा का पूरा सड़ जाता है। राइट। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोफिल्टर्स को यूज करते हैं, और बायोफिल्टर्स अमोनिया की प्रेजेंट को कम करने के लिए उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। राइट, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। सो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ, बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। तो बायोफिल्टर्स फॉस्फोरस को इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट के रूप में वाटर में। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये उल्टा स्टेटमेंट है एक्चुअली। उल्टा कैसे है? फॉस्फोरस जो होता है वो हार्मफुल होता है, और फॉस्फोरस का प्रेजेंस, फॉस्फोरस प्लांट्स के लिए अच्छा है। राइट, वो भी फॉस्फोरस अच्छा नहीं है, फॉस्फेट अच्छा होता है, और यहाँ पे फॉस्फोरस की बात की जा रही है। सो फॉस्फोरस अगर प्लांट के लिए अच्छा होगा तो फिर से प्लांट की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और उससे आपका जो वाटर में फिर से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट गुड। So it should reduce, not increase. And in that case, your option third will be again wrong, and therefore ये ऑप्शन गलत है आपका। सो देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 2 ओनली। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन गिवन अबव आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट सही है? ओनली 2 स्टेटमेंट, है ना? 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, consider the following pairs: object in space and description, Cepheids, giant clouds of dust and gas in space; nebula, stars which brighten and dim periodically; and third have pulsars, neutron stars that are formed when massive stars run out of fuel and collapse. How many of the above pairs are correctly matched? ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। सो आई थिंक कि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का भी नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्ट आप हमेशा ही ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो स्पेस में तो पहला ही टॉपिक में ये सब आ जाता है आपका। तो सिफाइड्स आर नथिंग बट स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली। देखो ये क्या होता है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दिया। तो फर्स्ट का ये हो जाएगा आपका, फर्स्ट का ये हो जाएगा, और सेकंड का ये हो जाएगा। दैट इज हाउ इट इज देयर, है ना? फर्स्ट का ये और सेकंड का ये, सॉरी, और थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। सो देयरफॉर हाउ मेनी ऑफ दीज आर, सॉरी, हाउ मेनी ऑफ दीज, फर्स्ट ऑप्शन आप, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल, बिल्कुल सही है ये। तो इसको सही कर ले हम लोग। हम्म, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। सो दैट वे, so that way we can say that our third option is correct. So how many of the above pairs are correctly matched? कितने pairs correctly matched है? Only one. Only one. Okay. Now next question. Which one of the following countries has its own satellite navigation system? तो इनमें से किसका अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? देखो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को शॉर्ट में हम लोग सैटनेव कहते हैं, वी कॉल इट एज सैटनेव, है ना? सैटनेव क्या होता है? सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कौन कौन सी कंट्री के पास है और उसके नाम क्या क्या है? तो वी हैव फ्यू कंट्रीज विद सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। जैसे सबसे पहला जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम था, दैट वाज ऑफ, जो पहला था दैट वाज ऑफ जीपीएस। तो जीपीएस किसका है? जीपीएस है यूएसए का, राइट। और जीपीएस आज दुनिया यूज कर रही है, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। आज का जो इंटरनेट है वो जीपीएस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि नेविगेशन करने में काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ऐसा है गैलीलियो, जीपीएस के बाद। गैलीलियो किसका है? गैलीलियो इज ऑफ यूरोपियन, सॉरी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए, ईएसए का है।
दैट मीन्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तीसरा है बाइडू। बाइडू, बाइडू किसका है? बाइडू इज ऑफ चाइना। देन वी हैव ग्लोनास। ग्लोनास, ग्लोनास किसका होगा? रशिया का है। ग्लोनास इज ऑफ रशिया। ठीक। तो ये ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। ऑल ऑफ दीज आर ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ये ऑल दीज आर ग्लोबल। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। तो नंबर ऑफ सैटेलाइट अलग अलग है समय। लाइक जीपीएस में 24 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन होता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 24 सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन है। जो बाइडू आपका मोर देन 30 सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन है। तो और इस तरीके से आप देखेंगे अलग अलग नंबर ऑफ सैटेलाइट के ऊपर काम करते हैं। वैसे ही कुछ रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है। रीजनल सैटेलाइट सिस्टम, तो रीजनल सैटेलाइट सिस्टम विद इन अ रीजन होता है, जैसे इंडिया का है। तो इंडिया का जो सैटेलाइट सिस्टम है, इसका नाम है आपका, दैट इज कॉल्ड एज नाविक। नाविक, ठीक है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सुलेशन, इसको हम नाविक कहते हैं। ठीक है, कई बार इसको IRNSS भी कहते हैं। IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। देन वी हैव जापान। जापान, जापान का QZSS, राइट। तो इंडिया एंड जापान का अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम होता है विद इन अ कंट्री काम करता है। जैसे इंडिया का है, तो आपके इंडिया का जो मेन बाउंड्री है, इतना एरिया हो गया आपका मेन बाउंड्री इंडिया का। ठीक है। और इंडिया की मेन बाउंड्री के साथ साथ ये काम करता है, ये काम करता है आपका इसके 1500, जो मेन बाउंड्री सिस्टम है, इसके 1500 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये काम करेगा। 1500 किलोमीटर डिस्टेंस तक काम करता है। ठीक है। इंडिया के मेन बाउंड्री के चारों तरफ 1500। तो हमारा मेन पर्पस है जो इंडियन ओशन में नेविगेशन होता है शिप का, कमर्शियल शिप का, इसके नेविगेशन को प्रोवाइड करना। तो यहाँ से हम कमर्शियल और अपना जो डिफेंस है उसमें दोनों में यूज कर सकते हैं इसको। कमर्शियल शिप के लिए भी और डिफेंस शिप के लिए भी यूज कर सकते हैं। काफी हेल्पफुल है। अभी कुछ महीनों के बाद देखना कि इंडिया का जो नाविक सिस्टम है ये भी हमारे मोबाइल फोन में इंटीग्रेटेड दिखाई देगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? जापान। जापान हैज गॉट इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। बाकी के पास नहीं है अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी जापान। ओके। नाउ ये क्वेश्चन बहुत आसान था। आई थिंक एवरीबडी न्यू अबाउट दिस थिंग, बट फिर भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इन केस यू वांटेड सम नॉलेज अबाउट दिस थिंग। सो यस, जापान इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड इट वाज एन इजी क्वेश्चन आल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक speeds throughout their flights, while the cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flights। देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल जो काम करता है ब्लास्ट के थ्रू, बैलास्ट के थ्रू काम करता है। ब्लास्ट जिसको कहते हैं, बैलास्ट कहते हैं। जैसे आप पत्थर फेंकते हैं, पत्थर, तो पत्थर को आपने ब्लास्ट किया, ठीक है, बैलास्ट किया। तो इट गोज लाइक दिस। जब आप स्टोन फेंकोगे कहीं पर, तो पत्थर फेंकने पे कैसे, आपने फेंक दिया, अब फेंकने के बाद ये एक ऐसा रास्ता बनाता है, ऐसा रास्ता, और फिर ये नीचे गिर जाता है। तो ये जो रास्ता बनता है इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ। इसको हम कहेंगे पैराबोलिक पाथ, राइट। ये कहलाता है पैराबोलिक पाथ। तो जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, यहाँ पे आपने ब्लास्ट किया इसको, है ना, ब्लास्ट किया आपने। तो एक बार आप फेंक दोगे, उसके बाद ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, और उसके बाद फिर ग्रेविटी के अंदर फॉल होता जाता है, राइट। इसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी खासियत ये होती है कि इसका रेंज बहुत अच्छा होता है। ये बहुत बढ़िया रेंज तक जाता है। तो जब हम बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आर आर सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स। गलत है। बैलिस्टिक मिसाइल थ्रू आउट फ्लाइट काम नहीं करता, एक बार फेंक दिया, फेंक दिया। इसके बाद दूसरा क्रूज होता है। क्रूज मतलब क्या होता है? क्रूजिंग करता जाएगा। क्रूजिंग का मतलब हमेशा गाइडेड है, ये हमेशा क्रूजिंग में रहेगा, हमेशा गाइडेड में रहेगा, राइट। जैसे एरोप्लेन क्रूज करता है, ठीक है, तो वैसे गाइडेड होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स। ये बिल्कुल गलत है। थ्रू आउट फ्लाइट ये जेट प्रोपेल्ड नहीं होते, ये गलत है। वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन देयर इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट्स, ये भी गलत है। ये क्या किया है इसने, आप देखो नाम से पता लग रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल की जगह अगर यहाँ पे क्रूज मिसाइल होता, और क्रूज मिसाइल की जगह अगर यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल होता, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को इनिशियल फेज में ही वहां पे हम लोग रॉकेट पावर्ड करते हैं, राइट। ओके। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन। ये इन्होंने फिर से इंटरचेंज कर दिया आपस में,
नाउ अग्नि, अग्नि 5, अग्नि फिफ्थ है, अग्नि विश नहीं है। अग्नि फिफ्थ इज मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, while ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अब वहां फिर से गलत, देखो गलत कर दिया, क्या गलत है? तो अग्नि 5 जो है, अग्नि 5 ये एक आपका सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस आपका क्रूज मिसाइल है ना, ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो यहां फिर से इन्होंने उल्टा कर दिया। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो नीदर वन नॉट टू, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, दोनों ही गलत है भाई। ओके, बिकॉज देखो क्या है कि इन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है कि अगर कोई स्टूडेंट ऊपर ऊपर से पढ़ के जाता है तो वहां पे इसको हमेशा कंफ्यूजन हो जाएगा और ऐसे में गलत मार्क करके आ जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने इंटरचेंज करके थोड़ा स्टूडेंट के माइंड से भी प्ले किया है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। क्वेश्चन आसान है बट ट्रिकी है, बस और कुछ भी नहीं है। सो दोनों ही गलत है। Now, next question. With reference to green hydrogen, consider the following statements. It can be used directly as a fuel for internal combustion. अब ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन को जब आप ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हो, हाइड्रोजन को जब आप ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हो तो वाटर फॉर्म होता है, और वाटर के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वाटर के साथ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब इसी एनर्जी को हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं। या तो इस एनर्जी से आप बॉयलर को गर्म कर लो, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लो, या फिर इस एनर्जी को यूज करके आप अपनी गाड़ी को चला लो पिस्टन घुमा के। ठीक है, कई जगह पे इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह कि यह हाइड्रोजन आप लाओगे कहां से? फ्रॉम वेयर यू विल गेट दिस हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन कई तरीके से आ सकता है। या तो हम माइंस से हाइड्रोजन ले लें, माइंस में इस तरह के हाइड्रोजन हमें मिलते हैं, लेकिन वाला हाइड्रोजन मिलता है फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। ये फ्री हाइड्रोजन नहीं मिलता, ये हमेशा किसी न किसी तरीके से कंबाइंड मिलेगा कार्बन के साथ। ठीक है, सॉरी, ये हमेशा किसी न किसी तरीके से कंबाइंड मिलेगा कार्बन के साथ, जैसे मीथेन हो गया CH4। तो जब आप इस तरह से कंबाइन करके देखो कार्बन के साथ, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन नहीं जलेगा ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन भी जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो ये काफी ज्यादा पॉल्यूटिंग हो जाएगा, और इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन नहीं ग्रे हाइड्रोजन कहेंगे। तो माइंस से जो हाइड्रोजन निकलता है उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरा तरीका है जो वाटर है, इसी को इलेक्ट्रोलिसिस कर लो। वाटर को जो आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे करोगे तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, इसमें कार्बन है ही नहीं। तो ये बिल्कुल आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब इसको जब आप बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ, कोई भी पॉल्यूटिंग एजेंट नहीं निकलेगा। बिल्कुल आपका 100% ग्रीन टेक्नोलॉजी है, एंड देयरफॉर आजकल इसी की चर्चा हो रही है। और इसी के थ्रू आप आसानी से एनर्जी प्रोड्यूस करके आप ऑटोमोबाइल चला सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कई तरह के यूज कर सकते हैं। सो ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन, इसी ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, बिल्कुल सही है। Second, it can be blended with natural gas and used as fuel for heat और power generation। अभी तो बताया पावर जनरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है। थर्ड, इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। अरे एक ही बात है, इंटरनल कंबशन और व्हीकल्स एक ही तो बात है। व्हीकल से भी तो इंटरनल कंबशन ही होता है। ठीक है, सो दैट वे ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, एंड वी कैन से कि जब हमारे तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल थ्री, तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट। Okay, so this was all about the discussion of science and tech. Students, I hope that you must have understood this and you must have liked it. So if you have liked this, so obviously I would expect that at least you forward it and you subscribe to it. Thank you so much. We'll meet again. Thank you.